नमस्कार मित्रों, अर्पित स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं मूलविज्ञान तथा संविधान से टेस्ट सीरीज लेकर के। सेकंड टेस्ट सीरीज है। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य जो उसी समय समाज की नैतिक भावनाओं से विद्रोह करने वाला हो को अपराध कहा जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कीटन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी स्टीफन, ऑप्शन डी पेटान। तो सही जवाब कमेंट करिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टीफन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध की श्रेणी में आने वाले कार्यों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 300, ऑप्शन बी धारा 299, ऑप्शन सी धारा 299 से तथा 300, ऑप्शन डी धारा 302। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 299। धारा 300 में हत्या, धारा 302 में हत्या के लिए दंड। अगला क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 299। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? कमेंट करिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है धारा 151, ऑप्शन बी धारा 161, ऑप्शन सी धारा 165, ऑप्शन डी धारा 197। इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 151 के अंतर्गत। चौथा क्वेश्चन है, एटीएम मशीन से पैसा निकालने के समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, क्लोज सर्किट टीवी, सीसीटीवी, वेब कैम, ऑप्शन सी टेलीविज़न, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वेबकैम। जब आप पैसे निकालते हैं तो सामने ही एटीएम मशीन में वेबकैम कैमरा लगा रहता है, जिससे आप पैसे निकालते समय इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाती है। वेबकैम के थ्रू ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किस धारा में अभियुक्ति की परीक्षा करने की शक्ति है? देख लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन ए धारा 311, ऑप्शन बी धारा 312, ऑप्शन सी धारा 313, ऑप्शन डी धारा 315। क्वेश्चन नंबर 5 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किस धारा में अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति है? ऑप्शन ए धारा 311, ऑप्शन बी धारा 312, ऑप्शन सी धारा 313, ऑप्शन डी धारा 315। दंड प्रक्रिया संहिता को सीआरपीसी भी कहा जाता है। सीआरपीसी 1973 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी तथा 1 अप्रैल 1974 से संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी। पहले तो जम्मू कश्मीर छोड़ करके लागू हुई थी, बट 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। 1 अप्रैल 1974 से पूर्णतः लागू कर दी गई थी तथा 25 जनवरी 1974 से राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 313।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 7 प्रकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 प्रकार की। तो आइए देख लेते कौन कौन से दंड के प्रकार हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, चौथा संपत्ति जब्त कर लिया जाना, चौथा संपत्ति जब्त, पांचवा जुर्माना। तो ये 5 प्रकार के दंड हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 प्रकार के दंड। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के संबंध में सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए, यह 1 अप्रैल 1962 से भारत में लागू है, बिल्कुल सही है। इसमें 23 अध्याय, 298 धाराएं तथा 14 अनुसूचियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, धारा 2 भी कारोबार की व्याख्या करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी धारा 3 आय की परिभाषा देता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। धारा 3 में वर्ष की परिभाषा देता है आयकर अधिनियम। धारा 3 में वर्ष की परिभाषा देता है आयकर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को 1998 के नाम से जाना जाता है। यह पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के नाम जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में 1998 के नाम से जाना जाता है। भ्रष्टाचार निवारण 1998 के नाम से जाना जाता है। परिवर्तित हो गया था 12 सितंबर 1998 से, तो परिवर्तित ही रूप 12 सितंबर 1998 के रूप में जाना था भ्रष्टाचार अधिनियम 1998। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, बिल्कुल सही, ये भी। नागरिकों को समान हितों, निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। पहले यह केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पे हुआ करता था, बट 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर जो भी कोई अधिनियम है वो संपूर्ण भारत पर ही लागू होंगे। अगला क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद में है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी विषय हेतु संघ स्थायी विधान बना सकता है?
तो अस्थायी विधान बनाने की अनुमति है अगर बहुत ही ज़रूरी है राष्ट्र के लिए कोई कानून बनाना, तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र जो होता है उस अस्थायी कानून बना सकता है। तो यह अनुच्छेद 249 कहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 249। अगला क्वेश्चन है, दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए जनहित, ऑप्शन बी चुनाव में भाग लेना, ऑप्शन सी सरकार बनाना, ऑप्शन डी शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना। दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य है शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सीमाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ऑप्शन डी भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। इसका सही जवाब हो जाएगा नई अखिल भारतीय सीमाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सही मेल करते हुए निम्नलिखित संकेतों में उत्तर चुनिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। ए का सी राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। बी का एक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 3। देख लेते हैं ए का 3। इसका सही जवाब देख लेते हैं ए का 3 किस में है। ऑप्शन डी में ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सीमाओं निर्मित करने की संस्तुति करना, ऑप्शन डी भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केवल राज्यसभा को जो अधिकार प्राप्त है नई अखिल भारतीय सीमाएं निर्मित करने की संस्तुति करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसने कहा था। ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स, ऑप्शन बी गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन डी निक्स विनर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि। ऑप्शन ए इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है, ऑप्शन बी इसमें नियंत्रण के लिए अनेक केंद्र होते हैं, ऑप्शन सी इसमें नियंत्रण के लिए कुछ केंद्र होते हैं, ऑप्शन डी इसमें कोई सत्ता नहीं होती है। तो ये कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसमें नियंत्रण के लिए अनेक केंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। जो देखते हैं पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, सरपंच, ऑप्शन बी उप सरपंच, ऑप्शन सी पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन डी संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन 19,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ए में है वित्त संपत्ति समुदाय एक वाद है, किस भाग में है? भाग 9। ए का 2। बी है संघ सरकार। संघ सरकार किससे संबंधित है? भाग 5 में। भाग 5 में संघ सरकार, भाग 5 जो है संघ सरकार से संबंधित है। राज्य सरकारें किससे संबंधित हैं? भाग 6 में। भाग 6 का सी का 4। केंद्र राज्य संबंध किससे संबंधित है? भाग 9 में। डी का 3। अब सही जवाब देख लेते हैं। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से देख लीजिए, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद कौन से भाग में है? भाग 12 में। और संघ सरकार किस में है? भाग 5 में। राज्य सरकारें किस में है? भाग 6 में। केंद्र राज्य संबंध किस में है? भाग 9 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 425, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 545। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 500। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई? देख लीजिए, ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1860 से, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1860 से, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1861 से, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862 से। सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो भारतीय दंड संहिता 1860 ये कब से लागू हुई? 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में लागू हुई? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। 1833 में एक चार्टर आया था जिसके तहत लॉर्ड मैकाले द्वारा एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। उस समिति के अनुसार सीआरपीसी तथा आईपीसी की संहिताबद्ध करना था, लागू करना था। उसी के अनुसार तो आईपीसी की देन जो है लॉर्ड मैकाले की ही देन है भारत को। तो एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग कब गठित हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एमसी सीतलवाड़ा। इसके अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़ा। ये जो विधि आयोग होता था, प्रत्येक 3 वर्ष पर विधि आयोग बनाया जाता है और 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862 से आईपीसी लागू हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में महिला शब्द किससे इंगित करता है? ऑप्शन ए 15 वर्ष से अधिक की आयु की महिला को, ऑप्शन बी 16 वर्ष से अधिक की आयु की महिला को, ऑप्शन सी 21 वर्ष से अधिक की आयु की महिला को, ऑप्शन डी किसी भी आयु की महिला जिसमें नवजात बालिका भी शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी आयु की महिला जिसमें नवजात बालिका भी शामिल है। कोई भी किसी भी उम्र की वो महिला, वो क्या होगी? भारतीय दंड संहिता में महिला शब्द से इंगित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 7 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 8 वर्ष से कम, ऑप्शन डी 14 वर्ष से कम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष से कम।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अधीन सम्मति स्वतंत्र सम्मति कही जा सकती है जब वह 12 वर्ष से अधिक आयु की शिशु द्वारा दी गई हो, छत के भय से एक व्यक्ति द्वारा दी गई हो, या ऑप्शन सी विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो, ऑप्शन डी तथ्य के भ्रम के अंतर्गत दी गई हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 वर्ष से अधिक आयु के शिशु द्वारा दी गई हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजद्रोह के तौर पर दंडनीय है? ऑप्शन ए, सरकार का तख्ता पलट करने है तो इसकी कटु आलोचना करना, बिल्कुल गलत, ये राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आता है, आप सवाल कर सकते हैं सरकार से। ऑप्शन बी, लोगों की विधि तथा विधिक आदेशों का पालन करने से रोकने के लिए उकसाना, ये बिल्कुल सही है, लोगों की विधि तथा विधिक आदेशों का पालन करने से रोकने के लिए उकसाना, मतलब आप विद्रोह करवाने के लिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो ये राजद्रोह के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों की विधि तथा विधिक आदेशों का पालन करने से रोकने के लिए उकसाना। ऐसा कार्य अगर आप करते हैं तो आप राजद्रोह के तहत दंडनीय होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है? पहला, राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बिल्कुल है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, उच्चतम न्यायपालिका के न्यायाधीश अपने सदाचार की अवधि तक पद पर बने रहते हैं, गलत है, ऐसा नहीं होता है। 3, संघ मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है, सही है। राष्ट्रपति उस पद पर पुनः निर्वाचित हेतु पात्र होता है, ये भी सही है। आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार बने हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, ऐसा मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल में वोट दे सकता है। ऑप्शन बी, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। ऑप्शन सी, विधानमंडल की संपूर्ण कालावधि पर्यंत मंत्री के पद पर बना रह सकता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी, मंत्री बनने के उपरांत 6 माह की कालावधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा जब तक कि इसके पूर्व विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता है। यह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी भी उसे मंत्री बना दिया गया है तो विधानमंडल का 6 माह के अंदर उसे सदस्य बनना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं हो पा रहा है तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाएगा, मतलब उसका मंत्री पद छीन लिया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, यदि वह पद त्याग करना चाहता था उसका त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित होगा। ऑप्शन बी, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ऑप्शन सी, वह पद मुक्त हो जाता है यदि सदन का विघटन उसकी सामान्य अवधि के पूर्व हो जाता है। ऑप्शन डी, वह अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य हो ऐसा आवश्यक नहीं, किंतु अपने चुनाव की तिथि से 6 माह के अंतर्गत उसे सदन का सदस्य बन जाना होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यदि वह पद त्याग करना चाहता है तो उसका त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में वरीयता दी जाती है। ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को। ऑप्शन बी, संघ के विधि मंत्री की राय को। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की राय को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को। जब भी दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति आप जानते होंगे कॉलेजियम पद्धति के अनुसार होती है। 5 जजों की पीठ बैठती है जिसके अनुसार
ये निर्णय लेना होता है कि कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है। तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी राय को ही वरीयता दी जाती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंधित में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 का अधिकार निलंबित हो जाता है। ऑप्शन ए, जब भी आपात की उद्घोषणा होती है। ऑप्शन बी, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जब आपात की उद्घोषणा होती है। ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आपात की घोषणा होती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त किसी समय नहीं। तो मित्रों, आप जानते हो कि जब भी आपातकाल की घोषणा होती है तो दो ही आर्टिकल ऐसे हैं जिनका निलंबन नहीं होता है। आर्टिकल है वो 20 तथा 21। आर्टिकल 20 तथा 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका निलंबन नहीं होता है और सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जब आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 अधिकार निलंबित हो जाता है। चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। अब अगले टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।